आज का जो यूनिट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो मैडम की रेशियो एनालिसिस की क्लासेस हुई थी वो मैडम की रेशियो एनालिसिस क्लासेस 2 या 3 और होंगी। ये कुल मिला के इन टोटल एक अच्छा कवरेज देता है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में क्वेश्चन इन टॉपिक से किसी भी तरह मैनिपुलेट करके आ सकता है। अगर आपको बैलेंस शीट का एनालिसिस करना अच्छा आता है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली 2 स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है बैलेंस शीट और दूसरा था P&L, और उसके साथ में और उसकी इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न, ये सब और होते हैं। लेकिन बेसिक जो है, अगर आप किसी फर्म की बैलेंस शीट को नहीं पढ़ सकते, खासकर से वो लोग जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, बैंक में कंपटीशन से आ गए और अभी उन्हें साल 6 महीने 1-2 साल हुए हैं और अभी वो काउंटर या कोई ऐसे काम में लगे जहां बैलेंस शीट उन्होंने अभी तक देखी नहीं, तो प्रैक्टिकली बात करें या थ्योरेटिकली जेआईबी सीआईबी या प्रमोशन की बात करें, तो सारे ही एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मैडम वाला रेशियो एनालिसिस का टॉपिक चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ जो आज हम उसको कोरिलेट कर रहे हैं वो टॉपिक तो सीआईबी का है, लेकिन जेआईबी वालों को हम साथ में बुला रहे हैं। रीजन ये है कि बेसिक टॉपिक है, आपके जो भी नॉलेज है उसको थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करेगा ये। तो यूनिट नंबर 27 है आपके एबीएम में सीआईबी के। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी टर्मिनोलॉजी होती है उन टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहला एक वर्ड आया नेट वर्थ ऑफ द एप्लीकेंट। और एक बात और सुनिएगा, यहाँ पर जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे हैं वो किसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज कर रहे हैं, कुछ बता सकते हैं? कंपनी का, कंपनी का, बैंक का नहीं, कंपनी कंपनी का। का करें। बैंक का एनालिसिस कहाँ पे होगा पता है आपको? बोरोवर का। बैंक का है जेआईबी में, जो है बैंकिंग कंपनी अकाउंट का टॉपिक है एएफबी में, वहां करते हैं। ठीक है, सीआईबी में बैंक कंपनी का एनालिसिस नहीं है। और आपके इस मॉड्यूल का नाम क्या है सीआईबी वालों? क्रेडिट एनालिसिस। क्रेडिट एनालिसिस है या क्रेडिट मैनेजमेंट है। तो क्रेडिट मैनेजमेंट में यानी उधार देने के लिए, लोन देने के लिए आपको किसकी बैलेंस शीट पढ़नी है? बोरोवर की। बोरोवर। ठीक है, तो सबसे पहला बात आ गया कि नेट वर्थ ऑफ द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का अपना कितना पैसा लगा है। आज की क्लास में आप लोगों के सामने मैडम ने डिस्कस किया था कैपिटल और डिबेंचर और बॉन्ड। तो कैपिटल में अपना पैसा लगाना क्या प्लस माइनस है, डिवेंचर में बोरो करके यूज करना क्या प्लस माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर नेट वर्थ की बात आ रही है। ठीक है, क्या बोलते हैं देखो, फॉर एन इंडिविजुअल द एक्सेस ऑफ हिज एसेट्स ओवर हिज लायबिलिटी इज नेट वर्थ। मीन्स आपके जो एसेट हैं लायबिलिटी से कितने ज्यादा हैं वो आपकी नेट वर्थ है। ठीक है, the same thing apply to the any business entity as well, but prime facie its financial statements show asset and liability to be equal। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो कहते हैं भैया वहां तो सब कुछ इक्वल दिखाते हैं तो कैसे हो जाएगा। ठीक है, to be separate legal entity and its net worth is added to liabilities considering that is this is the amount payable to the promoter by the business entity। उस बिजनेस एंटिटी में ऐसा पैसा जो कभी भी आपको किसको देना हो सकता है वापस? प्रमोटर को। मीन्स प्रमोटर का जो पैसा एज ए लायबिलिटी आपकी बैलेंस शीट में दिखा रहा है कंपनी की, वो कंपनी की नेट वर्थ हो, यानी अपना पैसा, कंपनी के नाम का पैसा। ठीक है, ठीक। द नेट वर्थ ऑफ एन एप्लीकेंट हेल्प द बैंक्स इन डिसाइडिंग द लेवल ऑफ एक्टिविटी which may be desirable by the applicant and the amount of money which can be lent to him। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम उसकी हैसियत देखते हैं और तभी हम उसको पैसा देते हैं उधार। ठीक है, रिपेमेंट कैपेसिटी कैसे निकलेगी? रिपेमेंट कैपेसिटी के लिए उसकी जो इनकम है, अर्निंग प्रॉफिट है,
उससे निकलेगी। तो बैंक क्या करता है, उसकी इनकम सैलरी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, तीनों में से जो भी इनकम उसको मिल रही है उसको कंसीडर करता है, ठीक है। और एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग रिपेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बोरोविंग, यानी कि ईएमआई जो उसने लोन लिया हुआ उसकी बात भी करता है। इफ एनी टू एक्सेस द सरप्लस अवेलेबल फॉर, और उन सब के बाद उसके पास कितना इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट देने के लिए सरप्लस होगा ये दिखाता है। वायबिलिटी, इस वर्ड को मैंने कल की क्लास में बोला था, किसी को कोई याद है? इकोनॉमिकली वाइबल और टेक्निकली फिजिबल ना। लिक्विडिटी हमने बोला था इकोनॉमिकली वाइबल। क्या बोला था? इकोनॉमिकली वाइबल। तो इकोनॉमिकली वाइबल का मतलब काम करने से क्या कुछ फायदा भी है। पता लगा 10 साल से ट्रेड कर रहे हैं, जितने का खरीद रहे हैं उतने का बेच रहे हैं, या बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है, उसे कुछ अपना घर का खर्चा नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या ये वायबिलिटी इसकी है या नहीं है। इन केस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, बैंक लोन इज नॉर्मली इंटेंडेड टू इंक्रीज द इनकम लेवल। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि बैंक लोन क्यों देता है, उसकी इनकम लेवल को इंक्रीज करे। सिक्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड of the existing activity helps the bank in assessing whether the proposed bank loan will be result viable increase in the operation। means viable फॉर्म में viable रहेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक ठाक करेगा ये चीज, ठीक है। अवेलेबल ऑफ अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटी, इन अनइनकम्बर्ड का मतलब होता है विदाउट चार्ज, विदाउट चार्ज सिक्योरिटी। अब विदाउट चार्ज सिक्योरिटी से मतलब क्या है? मीन्स कंपनी के पास अपनी बहुत सारी मशीनें हैं, पता लगा वो सारी मशीनें किसी बैंक ने हाइपोथिकेशन में कर रखी, ठीक है। तो बैंक ने अपनी ऐसी कितनी सिक्योरिटी रखी जो कहीं पर उस पर कोई चार्ज क्रिएट ना हो। जैसे बैंक के उसके पास क्या होता है, पार्टी के पास एक तो मशीनरी होती है, और क्या होता है नॉर्मली लैंड और स्टॉक, ये 3 चीजें होती हैं। तो उसने बोला हुआ वेयर नॉर्मली नो फॉर्मल और देयर फाइनेंशियल पोजीशन। भाई इंडिविजुअल के साथ तो कोई कागज नहीं होता उसके पास, ठीक है, लेकिन यहाँ बात करता है इन केस ऑफ द अदर एप्लीकेंट सच इंफॉर्मेशन इज नॉर्मली अवेलेबल फ्रॉम द, कहाँ से देखते हैं हम लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। और एज पर लॉ बनाना होता है। द स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिगार्डिंग प्रिपरेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मोस्टली एप्लीकेबल टू द कॉर्पोरेट एंटिटी, बट these provide the direction of to the non corporate entity। मीन्स इसने बोला स्टेटरी प्रोविजन, यानी कि कानून में तो जितनी भी कंपनी है कॉर्पोरेट है उनको बोला गया भैया सब बना के रखो, लेकिन वो उसी तरह से नॉन कॉर्पोरेट भी अपने खाते अकाउंट्स बना सकते हैं, ठीक है, जिनके पास अच्छा बिजनेस वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब आए विच आर द फाइनेंशियल। तो अभी जब मैं चैप्टर को शुरू कर रहा था, क्या मैंने इसका आंसर आपको दिया था? बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट ही हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद करता है इनके अलावा द ऑडिटर रिपोर्ट, एक्सप्लेनेटरी शेड्यूल्स, नोट्स ऑन अकाउंट, इफ एप्लीकेबल प्रोवाइड अस द यूज। मींस ये 2 मेन डॉक्यूमेंट हो गए, उनके साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट भी हमारे लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का काम करते हैं। बेसिकली तो 2 स्टेटमेंट है, ठीक है। क्या होते हैं? ऑडिटर की रिपोर्ट, एक्सप्लेनेटरी शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब होता है जब आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, बैलेंस शीट में जो भी आपने, सपोज कीजिए आपने लिखा हुआ है कि हमारे वहाँ 5 लाख का फिक्स एसेट है, तो उसके साथ आपको एक एनक्लोजर लगाना होता है। आप लोग जब ब्रांच में क्लोजिंग करते हैं तो हर साल आपको अपने वहाँ के ब्रांच में जो एसेट्स होते हैं उसकी डिटेल्स देनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात आ गई यहाँ पर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अ फंड फ्लो स्टेटमेंट। क्या आ गई बात? अ फंड फ्लो स्टेटमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन, बट दिस इज ओनली अ मैथमेटिकल एनालिसिस। अब देखो मैथमेटिकली लिखा हुआ उसमें चेंजेज इन स्ट्रक्चर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव बैलेंस शीट है। मीन्स आपने ओपनिंग क्या था आपके पास आज
क्लोजिंग क्या था, क्या आपके पास प्लस हुआ, क्या आपके पास माइनस हुआ, उसके बाद रिजल्ट आया क्लोजिंग का। तो उसने बोला टू कॉन्जिक्यूटिव बैलेंस शीट के बीच में उसमें जो चेंजेज हुआ है मैथमेटिकली, क्या प्लस माइनस हुआ है, उस चीज को करना है। कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड बाय द बैंकर एनालिस्ट हिमसेल्फ इफ ए बेसिक स्टेटमेंट। कौन कौन सी चीज उसने मिलेगा, आपका बैलेंस शीट अगर आपके पास अवेलेबल है तो उससे ही ये बनाया जा सकता है, पिछली बैलेंस शीट और इस बार की बैलेंस शीट। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ये जब बात आती है तो आपका जेआईबी वालों का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं उसमें जो स्टैंडर्ड नंबर 3 है, मेक इट मैंडेटरी टू सम प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। These enterprises are those whose equity and debt is listed on the process of the being। Means जो कंपनियां जिनके शेयर लिस्टेड हैं या वो लिस्टेड करने जा रहे हैं, उनको फंड फ्लो के साथ कौन सा स्टेटमेंट और बनाना पड़ता है, कैश फ्लो। कैश फ्लो बनाना। ठीक है, फंड फ्लो तो सबको बनाना है, लेकिन जो ऐसी कंपनियां जो लिस्टेड होने जा रही हैं या हो चुकी हैं, उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना जरूरी होता है। ठीक है, और and also the other commercial industrial business enterprise whose turnover for the accounting is कितना है, 50 करोड़ से जिनका भी ज्यादा होगा, उनको भी ये मस्ट होता है बनाना। तो क्या आंसर निकल के आया, फंड फ्लो स्टेटमेंट तो सब बनाएंगे, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होगा, जितनी कंपनियां लिस्टेड होने जा रही हैं या लिस्टेड हो चुकी हैं, प्लस जिनका जो टर्नओवर है वो कितने करोड़ से एक्सीड करता है, 50 करोड़ से, उनको भी ये बनाना जरूरी। ठीक है, अच्छा एक इंफॉर्मेशन मैं और देना चाहूंगा अभी आपको। हमारे मोबाइल ऐप में एक 999 का एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है, उसका नाम है बेसिक्स ऑफ बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें लोन क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टॉपिक कवर किए गए, सारे रेशियो कवर किए हैं, सब कुछ कवर किए हैं। बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी हैं क्रेडिट के, मास्टर फैकल्टी, उन्होंने अपना कोर्स ये लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, और ये कोर्स जो है 3 पार्ट हो, अभी इसका पहला पार्ट आया है, फिर उसके बाद दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, ये तीनों पार्ट इस कोर्स में अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, जो लोग अभी 999 में लेंगे वो 999 पे ही उसका प्राइस रहेगा, इसकी वैलिडिटी 2 साल तक। ठीक है, लेकिन अगर फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ता है तो उस समय जो भी बढ़ेगा वही होगा आप। ठीक है, कोर्स आपका 2 साल तक है। तो जो लोग क्रेडिट में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल ये कोर्स लॉन्च हुआ है, इसका नाम भी है क्रेडिट एक्सपर्ट कोर्स। ठीक है, अगर आप क्रेडिट में काम कर रहे हैं, देखो ये जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो तो सीआईबी और जीआईबी के लिए करा रहे हैं या प्रमोशन के लिए। ये जो कोर्स है इसमें ईच एंड एवरी चीजें आएंगी। ये मेरे को अभी इसलिए ध्यान आ गया कि इसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात मैं अभी कर रहा हूँ, उसमें डिटेल से समझा रखा है। ठीक है, और थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं कि फंड फ्लो और कैश फ्लो में एक बेसिक फर्क क्या है, सुनिएगा ध्यान से। फंड फ्लो ये है कि जैसे आपने 6 लाख की सेल कर दी, ठीक है, ये 6 लाख की सेल में से 2 लाख तो इमीडिएट आ गया, 2 लाख इमीडिएट आ गया, और 4 लाख नेक्स्ट ईयर में आएगा। बहुत ध्यान से, तो बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं ये कहता कि आपने सेल्स करी कितने लाख की, 6 लाख, बोलिए 6 लाख। तो ये आपका फंड फ्लो है। क्या है आपका फंड फ्लो, और आपको इमीडिएट कितना पेमेंट हुआ, 2 लाख, ये आपका क्या फ्लो है, कैश फ्लो। और 4 लाख जो नेक्स्ट ईयर में आएगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा, कैश फ्लो। कौन सी ईयर के लिए, लेकिन नेक्स्ट ईयर में ये सेल हुई नहीं। तो ये फर्क होता है। फंड फ्लो का मतलब है कि आपने जो भी डीलिंग कर ली, सेल कर ली, तो फंड फ्लो हो गया, लेकिन उसमें से आपको मिला कितना अभी, क्यों, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हमेशा पता कब होती है,
जब आपको कैश की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपके पास सैलरी आई, आपने एफडी कर दी, एफडी का इंटरेस्ट 5 दिन बाद मिलता है, आएगा आपके पास लेकिन 5 डे बाद आएगा, और आपको आज जरूरत पड़ जाए तो उसमें क्या काम आता है? कैश, जो आपके अकाउंट में बैलेंस में है। जो आने वाला है वो जब तक आएगा नहीं तब तक आपके काम नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा फर्क है और डिटेल में मैंने बता दिया, कोर्स में मिलेगा। चलो आगे देखते हैं। यूजर्स, कौन कौन यूज करते हैं ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो रहा है, किसकी जरूरत है? क्रेडिटर एंड लेंडर, इन्वेस्टर यूज करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी क्यों यूज करती है? टैक्स पर्पज के लिए, रेटिंग एजेंसी, कस्टमर, एम्प्लॉय, जनरल पब्लिक और एनालिस्ट सब इसका यूज करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है। क्यों? इसमें जितने नाम है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक क्या है? द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आर एंटिटी कॉन्सेप्ट, एंटिटी का मतलब है कि फर्म का नेचर, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसके लिए आप केवल इसके जो पॉइंट्स हैं वो क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टेबल मॉनेटरी यूनिट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो आपके एग्जाम में आएगा, इन वर्डों को अभी अपने जो दिमाग में इतना जरूर ले जाइए अंदर कि ये ऐसे से नेम होते हैं कॉन्सेप्ट के, ठीक है? ये नेम है कॉन्सेप्ट के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो इन कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? और बाकी इसके अगर आपको इनके अंदर जाना है तो आपको अकाउंटिंग में जाना होगा, ठीक है? चलो, लीगल पोजीशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गोइंग कंसर्न और गॉन कंसर्न एक गोइंग कंसर्न बोलते हैं जो आपके पास टियर 1 की कैपिटल होती है, मींस उसका कभी बार भी आपने गॉन यूज हो कंसर्न भी सकता बताया था। है। हाँ, एक बार आपने गॉन कंसर्न और गोइंग कंसर्न दोनों बारे में बताया था ना? कहाँ बताया था मैंने? बेसिल में। बेसल में टियर 1 कैपिटल, हाँ, टियर 1 जो है वो गोइंग कंसर्न है, मींस कभी भी जरूरत पड़ सकती है। कौन कंसर्न क्या है उसको यूज करने के लिए आपको समय लग सकता है। कैपिटल, हाँ, जो आपकी डेट कैपिटल होती है ये बोल सकते हैं। जो डेट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपके सारे वो आपके गॉन कंसर्न में आते हैं, और आपके इक्विटी के जो भी है वो किस में आते हैं? आपके गोइंग कंसर्न, ठीक है? और हाँ Hello. बोलिए। 27.3 you have not discussed. User of financial statement. 27.3 Done. Finish. सर रिपीट करिए, क्या पूछ रहे हैं? 27.3 user of financial statement. हाँ, अपार्ट फ्रॉम द बैंकर द अदर, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कौन कौन यूज करते हैं? अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करने के लिए बैंक तो हो गया, इनकम टैक्स अथॉरिटी हो गई, रेटिंग एजेंसी भी यूज करती है, कस्टमर भी यूज करते हैं, एम्प्लॉय भी यूज करते हैं। तो ये लोग आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं या उससे कोई भी डेटा को निकाल करके अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक? चलो नेक्स्ट है लीगल पोजीशन रिगार्डिंग। लीगल पोजीशन का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लॉ में क्या इंपॉर्टेंस। तो लॉ में क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फॉर्मेट है वो कैसे होने चाहिए, एज पर जो कंपनी एक्ट है 2013 उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक है? और मेंशन द फॉलोइंग इन द, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, किस किस तरह से होनी चाहिए। पहली बात क्या बोलता है? गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू
ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी ऑफ द अकाउंट, कंपनी को किस तरह का काम करती है उन सब चीजों के बारे में, उनके अफेयर्स के बारे में, उनकी ट्रू पिक्चर वहां अवेलेबल होती है। ठीक है, कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133 में जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके अकॉर्डिंग करता है। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट क्लासेस हैं शेड्यूल थर्ड में। शेड्यूल थर्ड का अभी हमने पढ़ा था, शेड्यूल पार्ट होता है किस चीज का, बोलिए, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का पार्ट होता है। ठीक है, बैलेंस शीट के पास provided the item contained in such financial statement shall be accordance with the accounting standard, इसमें बिल्कुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हाँ, ये पॉइंट देखिए जरा, विदाउट प्रिजुडिस टू सब सेक्शन 1, ये जो सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है उनसे बाहर नहीं जाएंगे आप। Where financial statement of a company do not comply with the accounting standard referred to in section 1, the company shall disclose in its financial statement the deviation from the, अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कुछ डेविएशन लिया तो आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा, द रीजन फॉर विच द डेविएशन, क्यों आपने उस तरह से काम नहीं किया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट है सिंपल सा, क्या नंबर लिखा हुआ है, कंपनी का नेम है, बैलेंस शीट कब की है, रुपीज है। ठीक है, अब यहाँ पे पर्टिकुलर है, नोट नंबर, फिगर एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, फिगर एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग। मींस अब आपकी जो बैलेंस शीट है, आपको पता है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज आ गया है, मालूम है किसी को? पुराने नहीं पता था। जो लायबिलिटी और एसेट के इस तरह के कॉलम्स होते हैं ना, आप इस बैलेंस शीट को रनिंग में कर दिया गया। रनिंग का मतलब पहले सारी लायबिलिटी आ जाएंगी और उसके बाद सारे एसेट आ जाएंगे और उनका हेडिंग इसी तरह लिखा जाएगा जैसे ऊपर लिखा हुआ ना, जो जो इधर राइट और लेफ्ट करके होता था ना, अब रनिंग में चल गया है। जो नई कंपनी की अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो पहले सारी लायबिलिटी आ जाएंगी, उसके बाद सारे एसेट आ जाएंगे। ठीक है, तो लायबिलिटी की बात आती है, सिंगल कॉलम में होगा क्या? हाँ सिंगल कॉलम, मतलब अब रनिंग कॉलम बोलते हैं उसको। पहले सारे आइटम, ये देखो ना, पहले सबसे पहले आइटम इक्विटी के दे रखे हैं, फिर बाद में किसके आइटम दे रखे हैं, एसेट के। इक्विटी आपकी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी है, एसेट है, और उसके बाद क्या है, ये क्या है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर्म में हो गया ना। हाँ, तो बहुत हल्का मैं देखूंगा जरा, शेयर होल्डर फंड, इसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस और आपके शेयर वारंट के अगेंस्ट में कितना पैसा आपको मिला है। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जिसमें आपका पैसा तो आ गया है लेकिन अपने शेयर अलॉट नहीं करे। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोविंग, देखो ये जो बोरोविंग है वो भी आपकी कौन सी साइड आती है, लायबिलिटी। ठीक है, और ये कौन सी लायबिलिटी होती है, नॉन करंट लायबिलिटी। कौन सी, नॉन करंट। क्यों, क्योंकि इसका रिपेमेंट आप क्या करते हैं, लंबे समय में करते हैं। ठीक है, फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर यहाँ पे तो नॉन करंट है, ये कौन सी लायबिलिटी है, करंट। तो अगर इधर लॉन्ग है तो इधर शॉर्ट हो गया। ठीक है, ट्रेड पेबल हमेशा कौन सी लायबिलिटी में आते हैं, जैसे आपने कुछ चीज परचेज करी ऑन क्रेडिट। परचेज ऑन क्रेडिट का मतलब क्या है, आपने उधार सामान खरीदा, तो जो भी आप उधार सामान खरीदेंगे फॉर द पर्पज ऑफ क्या, ट्रेड, इसमें मशीनरी शामिल नहीं है, इसमें जो आपका रॉ मटेरियल है वो शामिल है। तो ये जब भी आप परचेज करेंगे तो कौन सी लायबिलिटी में आता है, करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म है, यहाँ पे एसेट में आपके पहले तो फिक्स एसेट हो जाते हैं। फिक्स एसेट में टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट कोई बताएगा कौन कौन से होते हैं, गुडविल, गुडविल, ट्रेड और कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये सब क्या है, इनकी भी कुछ
वैल्यू है। और बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, वो भी मैडम बताए थे कि उसमें आएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किस में आता है? प्री ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर और प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, जैसे कंपनी सेटअप पहले जो एक्सपेंडिचर हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। कंपनी जब स्टार्ट हो रही है उससे पहले के जो खर्चे होते हैं सेटअप करने का, उनकी बात होती Accumulated loss भी आएगा, accumulated loss है। जी मैडम ने बताया हाँ। था। चलो, मैं जो आपका बुक कीपिंग का टेक्निकल पार्ट है वो नहीं ले रहा हूँ, केवल आपको एक हल्का सा ग्लिम्स मिल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो कोई भी डेफिनेशन नहीं बता रहे, उन्होंने आइटम बता रखे। ठीक है, और वैसे तो बैलेंस शीट एनालिसिस में ये मैडम ने सारे शायद सब चीजों के नाम एक एक बार कहीं ना कहीं एक्सप्लेन जरूर किए होंगे, उनको पता होगा जिन्होंने सारी क्लासेस। चलो, तो एसेट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब कौन से वाले? लॉन्ग टर्म। कहां पे होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? बॉन्ड में या एफडी में। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, नॉन करंट एसेट। ठीक है, जो आपको मिलने हैं। करंट एसेट में क्या हुआ? करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्रीज, आपकी इन्वेंट्री हमेशा किस में आती है? करंट एसेट में आती है। ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। कैश और एंड कैश इक्विवेलेंट मींस, तो कैश हो गया। कैश इक्विवेलेंट से मतलब है ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जो जब भी जाएंगे तभी मिल जाएगा पैसा। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस और अदर। P&L का जो अपना जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा? देखिए, इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ रेवेन्यू, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू। मींस ये भी देखो सिंगल कॉलम पे आ गया। पहले आपके सारे क्या लिखे हुए हैं? रेवेन्यूज। फिर आपके क्या स्टार्ट हो गए? एक्सपेंसेस। ठीक है, और हमेशा जो भी बैलेंस शीट या P&L होता है उसमें ये कौन सा ईयर है? प्रीवियस ईयर। ठीक है, और ये कौन सा वाला ईयर है? करंट पीरियड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, फिनिश्ड गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सारी चीजें बैलेंस शीट में जिन लोगों ने क्लास ली बताएं क्या चर्चा हुई है इन सब बातों? नहीं सर, आज तो नहीं है। अभी आपका ये बैलेंस शीट कंपनी अकाउंट का नहीं आया? नहीं सर, ये हाँ, इक्विटी तो आ जाएगा। और एसेट का। ठीक है, कंपनी अकाउंट की जो बैलेंस शीट है उसमें सब कुछ आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कुछ एग्जाम में आएगा है इसमें से कुछ टेबल में से ऐसा कुछ क्या चीज? एग्जाम में इस टेबल में से कुछ आने का चांसेस है क्या? नहीं, ऐसे नहीं आएगा, आपसे कॉन्सेप्चुअली पूछ लेगा वो। ठीक है, या किसी बैंक का ऐसा बैलेंस शीट बना करके थोड़ा सा उसमें पूछ लेगा कि इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालिए कौन से हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है ये वाला, देखिए, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। एक तो जिसको हम EBIT बोल रहे थे ना, ठीक है, एक तो ये हो गया, और इधर फिर आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हटा दिए। तो ये वाली बात आज क्लास में समझाई थी, किसी को याद है? जी सर, मैडम ने बताया था, EBIT में बताया था कि पहले आप उसको हटा देंगे, फिर आपका जो बचेगा उस पर आप टैक्स लगाएंगे, बताया था ना? जी सर, ठीक है, बताया। जिसने क्लास सुनी होगी उसको पता लगा होगा, बाकियों को क्या पता लगेगा। ठीक है, आज तो नहीं है। अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड में अभी कुछ चर्चा चल रही थी कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या होने वाला फ्यूचर में। कैलेंडर ईयर, दिसंबर। कैलेंडर ईयर वाइज जनवरी होने वाला है, लेकिन जब होगा तब होगा। और कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि शक सवत के हिसाब से करने लग जाएंगे? है वैसा ही होगा सर। कुछ लोग अभी समझे, कुछ भी कुछ लोग संभव नहीं है सर। समझे। जय श्री राम। अभी 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 कुछ भी संभव है सर। हाँ, जैसे वो एक बार वो नोटबंदी हो गया,
है ना, तो ऐसे ही कुछ कहीं चालू ना हो जाए। चलो ठीक है, सर ये डेफर्ड क्या टैक्स करें, एसेट्स बैंक के बारे में वालों बता दीजिए। है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स। डेफर टैक्स में जो टैक्स आप आगे देंगे फ्यूचर में, डेफर्ड माने होता है कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देना। तो जो आपने टैक्स रखा हुआ अपने पास, वो आपको कब देना है, नेक्स्ट टाइम देना है, नेक्स्ट टाइम देना है। तो अभी आपके लिए क्या है, वो एसेट है, और जिस ईयर में देना होगा उस ईयर में क्या बन जाएगा, वो लायबिलिटी। मतलब लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, बन नहीं जाएगा। मतलब उसे आप लाइबिलिटी से क्या करेंगे, मीट कर देंगे, मतलब सेट ऑफ कर देंगे। ठीक है, इसमें सर कुछ ऐसा भी होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज का टैक्सेशन जो है वो कंसेक्यूटिवली ऐसे 5 इयर्स तक पे करना है, हम्म, लॉन्ग टर्म में आ रहा है ना ये, तो सिर्फ एक साल का रहता है और आगे का भी रहता है। उसमें वही है, अगर आपने वो टैक्स का प्रोविजन करके कहीं रख लिया तो आपके लिए एसेट है, वो आपने एसेट के फॉर्म में रख लिया, लेकिन उसे हर साल आप कम करते जाएंगे। लेकिन अभी आपके पास एसेट है क्योंकि इस ईयर का कोई उसका रिलेशन नहीं है, तो एडिशनल है आपके पास वो। और जो भी आपके पास रखा हुआ है जिसकी अभी देनदारी आज की इस कैलेंडर ईयर में नहीं है, तो वो आपके लिए एसेट होता है। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड में अभी तो सिंपल वही चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ बोला देखो टैक्स रूल, ठीक है। अब बोलता है यहाँ पे, इस वाले पॉइंट को ध्यान से सुनिए। कंपनी हैव बीन इनकॉर्पोरेट आफ्टर एंड फर्स्ट डे ऑफ जनवरी ऑफ ईयर, द पीरियड एंडिंग ऑन 31st डे ऑफ मार्च द फॉलोइंग ईयर, मीन्स वो विल बी अकाउंट, मीन्स उसमें कितने समय का हो जाएगा। फिर आपकी कोई कंपनी 1 जनवरी या उसके बाद में आपने इनकॉर्पोरेट करी, द पीरियड एंडिंग ऑन 36th day of March of the following year will be accounting period. इन 3 महीने का होगा। हाँ, 15 months. section 241 where there are certain exception section mandate uniform accounting year for all company। तो एक सेक्शन में बोला गया भाई सभी लोग कैसी अकाउंटिंग करेंगे, यूनिफॉर्म करेंगे। ठीक है, अगला है फॉर इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स एंड नो एक्टिविटी, जिसको हम बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, चर्चा भी हो रही थी कि अभी उस स्टार्ट नहीं हो पाया। Every company has to prepare financial statement even there is no activity। अगर वो काम नहीं भी कर रही है तो भी उसको विदाउट प्रोजेक्ट भी अपनी बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड से मतलब क्या है, जिन कंपनियों की सब्सिडरी या उनकी कोई एसोसिएट या कोई जॉइंट वेंचर है, तो ABC सबका बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या इंपॉर्टेंट होगा वहीं हम रुकेंगे। तो एक तो ये ध्यान रखना कि अब जो भी बैलेंस शीट बन रही है कौन से बन रही है, कंपनी एक्ट 2013 से। मोदी जी बड़ा अच्छा परिवर्तन कर गए हैं इसमें, कंपनी एक्ट 2013 में ना। An asset shall be classified as current when, तो अब यहाँ पर क्या बता दिया उन्होंने कि करंट वाले एसेट को कैसे देखेंगे। तो क्या बात है इसमें, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में जो भी आपका इसको सेल करने के लिए कंजम्पशंस करती है कंपनी, उसको क्या बोलते हैं आप लोग। हाँ, बात हम कर रहे थे करंट एसेट की बात कर रहे थे। करंट एसेट का मतलब है कि जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में यूज होता है, और उसको जो है नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में आप लोग क्या कर पाएंगे, रियलाइज कर पाएंगे, ले आएंगे। ठीक है, इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग, और वो इसलिए रखा जाता है कि आप उसकी ट्रेडिंग करेंगे। अगर आपने वो लॉन्ग टर्म बना दिया तो वो आपका करंट एसेट में नहीं आएगा। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन कितने मंथ, 12 मंथ। कई बार पढ़ लिया हुआ ये पॉइंट आप। ठीक है, इन केस इट इज ए कैश और कैश इक्विवेलेंट अनलेस इट इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज और यूज्ड टू सेटल अ लायबिलिटी फॉर लेटेस्ट 12 मंथ। मींस ऐसा कोई पैसा जिसको आप उस
ईयर की लायबिलिटी में क्या कर रहे हैं, उस ईयर की लायबिलिटी में सेट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सेटल कर रहे हैं। अगर उसकी उस लायबिलिटी में सेटल कर रहे हैं तो वो वाला भी पैसा किस में आएगा, कोई ऐसा आपके पास कैश है जिसको आप क्या करेंगे, आप लायबिलिटी के अगेंस्ट में सेट करेंगे, उसको भी हम लोग इसमें करंट एसेट में लेते हैं। ठीक है, ऑल अदर एसेट्स आर क्लासिफाइड एज नॉन करंट और लायबिलिटी शैल बी क्लासिफाइड। अब लायबिलिटी को भी इसने करंट में दिया हुआ है, जैसे आपने एसेट को करंट में दिया हुआ है, 1 साल के अंदर जो भी आपके पास है उसको करंट में, और 1 साल के अंदर जो भी आपको देना है वो करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो कंपनी के नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में जो भी सेट करने वाला पैसा है जिसको आप एसेट से सेट कर रहे हैं, वो ये लिखा हुआ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड, जो आपका सेटल्ड हो जाएगा इस 1 साल के अंदर वो आपकी करंट लायबिलिटी। और ये बिल्कुल पक्का है कि करंट एसेट हो या करंट लायबिलिटी हो, उसको बोला जाता है कि किसके लिए रखा हुआ है, बीइंग ट्रेडेड के लिए, ट्रेड के लिए जो रखा हुआ। कंपनी डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट, जिसमें उसका अपना राइट नहीं है, टू डेफर सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट कितने मंथ, 12 months after the reporting date. Terms of a liability that could at the option of the counterparty result in a settlement by the issue of the equity instrument do not affect its classification. तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ऐसी कोई भी लायबिलिटी जो क्या होने वाली है, नेक्स्ट रिपोर्टिंग डेट से नेक्स्ट कब तक, 12 मंथ तक लायबिलिटी जो सेटल होने वाली है, तो वो भी आपकी करंट लायबिलिटी में। और रिसीवेबल शैल बी क्लासिफाइड एज ट्रेड रिसीवेबल्स, ऐसी पेबल में क्या हो जाएगा, ट्रेड पेबल। यहां पर आपके जो डिस्क्लोजर्स होंगे, नोट्स जिसकी बात की थी, उसने 3 चीजें बोली थी, उसने बोलता बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस और शेड्यूल और नोट्स। ठीक है, तो नोट्स मतलब उसमें फुट नोट में लिखा हुआ जो है, तो शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में बोला इसने डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर टू बी ट्रीटेड सेपरेटली, मींस शेयर कैपिटल के साथ जो प्रेफरेंशियल शेयर हैं उनको अलग से लिखना है। इंफॉर्मेशन लाइक नंबर, अमाउंट ऑफ शेयर, ऑथराइज, इश्यूड एंड सब्सक्राइब एंड पेड, ये आपने सुना था, ये जब मैडम ने क्लास ली थी कि ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, इश्यूड कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है। ठीक है, पार वैल्यू पर शेयर, एग्रीगेट नंबर एंड क्लास ऑफ शेयर्स ब्राउट बैक, कितने शेयर्स आपने वापस ले लिए, कॉल्स अनपेड, आपने मांगे लोगों से, पैसे नहीं दिए लोगों ने, फोरफीटेड शेयर, जब्त कर लिए कि भैया अब तो आएगा नहीं, हमने जब्त कर लिया। ऐसे ही रिजर्व एंड सरप्लस, जब हम लोग बेसल पढ़ते हैं तो भी रिजर्व एंड सरप्लस का नाम कई बार आता है। तो क्या बोलता है, क्लासिफिकेशन इनटू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये नेम है इनके, कितने तरह के रिजर्व या सरप्लस के नेम होते हैं। सिक्योरिटीज के प्रीमियम का रिजर्व बना रखा है, डिबेंचर को रिडेम्पशन करने का, ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का मतलब समझते हैं, आपने डिबेंचर इशू किया 10 ईयर के लिए, लेकिन वो कितने साल बाद लेने आ गया आपसे, 8 साल बाद, तो आप एक रिजर्व बना के रखते हैं कि अगर डिबेंचर वाला कोई टाइम से पहले लेने आ जाए और आपके क्लॉज में है कि देंगे, तो उसके लिए आप एक फंड बना के रखते हैं। ठीक है, रीवैल्यूएशन रिजर्व मींस आपके कोई पुराने एसेट हैं जिनकी वैल्यू बढ़ गई है, आप शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट अदर रिजर्व्स एंड शुड बी शोन, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ड्यू, डिस्क्लोजिंग एलोकेशन एंड एप्रोप्रिएशन सच एज डिविडेंड, मींस आपका कोई प्रॉफिट लॉस में कुछ प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसमें से कुछ पैसा आपने किस लिए रख लिया, डिविडेंड के लिए रख लिया, कुछ आपने बोनस शेयर के लिए रखा हुआ, ट्रांसफर टू फर्म, ये भी क्या करेंगे, उसमें रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट, अगर आपका कोई नेगेटिव फिगर है, प्रॉफिट लॉस शैल बी शोन एज ए नेगेटिव फिगर अंडर द हेड सरप्लस, सिमिलरली द बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस
तो यहाँ पर इसका जो नाम रखा हुआ है इसीलिए रिजर्व एंड क्या रखा हुआ है, सरप्लस। तो जब आपका नेगेटिव अगर फिगर आती है उसमें प्रॉफिट लॉस में, तो उसको किस नाम से रखते हैं वहां पे, सरप्लस। आफ्टर एडजस्टिंग नेगेटिव बैलेंस ऑफ द सरप्लस इफ एनी शैल बी शोन अंडर द रिजर्व इन सरप्लस इफ रिजल्टिंग द फिगर इन नेगेटिव। तो यहाँ ये बोल रहा है कि अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आपने प्लस में रखा हुआ है, लॉस हो रहा है तो नेगेटिव में रखा हुआ है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग, तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग में क्या है आपका, जो लंबे समय में आपको आपके लंबे समय के लिए पैसा ले रखा है, ठीक है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी भी लॉन्ग टर्म हो सकती है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, अदर करंट लायबिलिटी। एसेट्स में आपका टेंजिबल एसेट, तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है इंटेंजिबल एसेट की बात करता है, गुडविल, ब्रांड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी देखो इंटेंजिबल एसेट में है। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी कौन से एसेट में है, इंटेंजिबल, ठीक है। और पब्लिशिंग, ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, देखना जरा, देखिए आप। अच्छा, उसके साथ है माइनिंग राइट। तो माइनिंग राइट क्या होते हैं, आपने कहीं पर जैसे आपने देखा हो कोयला है, गोल्ड है, आयरन ओर है, कुछ है, तो उसके राइट ले रखे हैं, केवल राइट ले रखे हैं आपने, तो आपके लिए क्या है वो, इंटेंजिबल एसेट्स, एसेट है, ठीक है। कॉपीराइट है, पेटेंट है, अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग राइट्स हैं, रेसिपीज हैं, फॉर्मूला है, मॉडल है, ये सब चीजें क्या होंगी, इंटेंजिबल, ठीक है। इन्वेंट्री में क्या चीजें, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड जो बन जाती है वो भी आपकी किस में आती है, इन्वेंट्री में। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड एंड गुड्स का मतलब है कि आपने कुछ सामान मंगाया, उसका आधा प्रोसेस हो चुका है, तो वो स्टॉक इन ट्रेड में है, ठीक है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स, ये सब चीजें आपकी इन्वेंट्री में आ गई। गुड इन ट्रांजिट shall be disclosed under the relevant subhead of inventory, means जो सामान आपका रास्ते में है उसको भी आप कहाँ पे दिखाते हैं, इन्वेंट्री में, और जैसा आइटम होगा उसी की इन्वेंट्री में दिखाएंगे, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब है आपको व्यापार में जो पैसा लेना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। देखो ये जब बात आई थी कि कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट होता है जो एकदम से आपको अवेलेबल हो जाए, बैंक में पैसा, आपके पास चेक है, ड्राफ्ट ऑन हैंड है, ठीक है, कैश ऑन हैंड है, अदर चीजें, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो गया, अदर करेंसी एसेट हो गया। कंटिंजेंट लायबिलिटी आपका कोई क्लेम है आपका जो अभी तक डेट के फॉर्म में एक्नॉलेज नहीं है, लेकिन किसी भी दिन आपको देना पड़ सकता है, आप गारंटी है, अदर मनी इंस्ट्रूमेंट, कुछ ऐसी चीजें हैं, ठीक है। कोई कमिटमेंट है आपका, वो भी कमिटमेंट भी कौन सी लायबिलिटी में आता है, आपने कहा कि मैं इतने क्विंटल कोई आइटम खरीद लूंगा, तो आपके लिए क्या है, वो कमिटमेंट है आपके लिए, कभी भी उसका जरूरत आपको वो करना पड़ सकता है, ठीक है। ठीक है, तो बैलेंस शीट के पार्ट हुए। यहाँ पर आप प्रॉफिट लॉस में बिल्कुल क्लियर पता है आपको, रेवेन्यू होता है और दूसरा क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो रेवेन्यू में जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं, जिस तरह भी आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, सेल सर्विस की सेल कर रहे हैं, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू कर रहे हैं, उसमें से आप क्या माइनस कर देंगे, एक्साइज ड्यूटी माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, इन रेस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंस कंपनी, अब फाइनेंस कंपनी की बैलेंस शीट ले रहे हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन शैल इंक्लूड रिवेन्यू फ्रॉम द इंटरेस्ट। तो जो आपकी फाइनेंस कंपनी होगी उसके लिए कमाई का एक जरिया क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, तो उनके लिए वो रिवेन्यू का पार्ट होता है, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट, तो फाइनेंस कॉस्ट में क्या है, जब भी आप पैसा ले रहे हैं तो उसमें एक तो आप कंपनी को, दूसरे को क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, अदर कोई आप उसको कंसल्टेंसी वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेबल नेट गेन लॉस ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन एंड ट्रांसलेशन, तो जो आपका फॉरेन करेंसी के ट्रांजेक्शन्स होंगे उसमें भी आपको कोई गेन लॉस हो सकता है। अदर इनकम में इंटरेस्ट की इनकम हो सकती है आपको, कब, जब आपकी इन केस ऑफ द कंपनी अदर देन
फाइनेंस कंपनी मींस जब आपने कहीं अपनी कंपनी का पैसा कहीं लगा दिया है तो उससे भी इनकम हो सकती है। आपने किसी कंपनी में एज ए शेयर पैसा लगा रखा तो डिविडेंड इनकम हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉफिट लॉस हो गया, वो सब चीजें। ठीक, अच्छा ये आगे बात देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी जो भी लोग सोच रहे हैं कि आज सैटरडे है जब जम के सोएंगे, ठीक है, CIB वालों के लिए तो मैंने बोल दिया 8:30 बजे क्लास है, ठीक है, छोड़नी नहीं है। हाँ, यहाँ पे आ गया फंड फ्लो एंड कॉस्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने बोला आपके लिए बहुत जरूरी चीज है, इसलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर नींद आ रही है थोड़ा अपने आप को जरा झटका दे दीजिए। ठीक है, ऑल आइटम्स ऑन द लायबिलिटी साइड represent the fund provided to the enterprise and all items asset side the use of the these fund means कहाँ से पैसा आया और कहाँ गया। कैश इन द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट द अनयूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ द फंड। अगर आपने कैश बचा हुआ है तो आपने पैसा यूज नहीं किया। ठीक है, इन कैश इज ऑल्सो परसीव्ड यूज ऑफ फंड, देन ऑल द यूज ऑफ फंड्स आर इक्वल टू द ऑल सोर्सेस मीन्स जितना आपने पैसा कहीं से लाए हैं उतना ही आप क्या कर सकते हैं, पैसे को यूज कर सकते हैं। दिस परसेप्शन ऑफ अवेलेबल कैश एज ए यूज ऑफ फंड इज व्हाट कॉजेज द वाइड स्प्रेड कंफ्यूजन अबाउट द फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो जब वो कंपेयर करते हैं दो डिफरेंट डेट में तो चेंज इन ईच आइटम, अगर चेंज इन ईच आइटम देख रहे हैं इन द बैलेंस शीट as compared to the previous year will represent either addition of funds or additional use of fund. Any increase in any item on the liability side means additional fund available means liability side में जो भी addition हो रहा है इसका मतलब आपके पास extra पैसा आ रहा है। Additional fund are also available if there is a decrease in the item on the asset side. तो यहाँ पे देखिएगा अगर एसेट साइड में कुछ डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब आपका लायबिलिटी में एक्सेस है, और लायबिलिटी पे जो एक्सेस है उसका क्या करेंगे, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है आपकी। एनी इंक्रीज इन द आइटम ऑफ एसेट साइड डिक्रीज। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इसको समझ लीजिएगा। ठीक, आगे है अ स्टेटमेंट ऑफ दीज एडिशनल सोर्सेस ऑफ फंड, एडिशनल यूज ऑफ फंड इज कॉल्ड फंड फ्लो। देखो फंड फ्लो में उसने सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ली है, पूरे इन्वेंट्री पीरियड में जो भी एडिशनल यूज ऑफ फंड हो रहा है, एडिशनल सोर्स ऑफ फंड हो रहा है, वो आपका फंड फ्लो हो गया। ठीक है, दिस इन्वेंट्री इंटरवीनिंग पीरियड इज द अकाउंटिंग ईयर एज द बैलेंस शीट। इफ वी हैव टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहां सुनिएगा जरा, अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट करना, वी स्टार्ट विद द कैश इन द फर्स्ट बैलेंस शीट मींस कैश आपने लिखा हुआ है कि लास्ट टाइम में आपने बंद किया तो 4 लाख था। अब 4 लाख में 2 लाख 3 लाख 6 लाख आए, ये तो आए, और 1 5 2 ये आपके कैश गए। सेल परचेज की बात नहीं कर रहे हैं, कैश कितना आया, आपके अकाउंट में पैसा कितना आया, तो कितना हो जाएगा 6 3 9 11 तो आपको आया और 8 आपका गया, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये क्या है आपका, कौन सा स्टेटमेंट बनाया हमने, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि सेल कितना हुआ, इसका सेल 3 हुआ था, इसका 5 हुआ था, इसका 6 था। ऐसे ही पेमेंट की बात करूं, यहाँ पर ये पेमेंट 3 का था, ये 5 का था और ये 3 का था। तो फंड फ्लो की अगर हम बात करेंगे तो 6 5 11 3 14 और 5 3 8 3 11 4 लाख था, तो कितना हो जाएगा 4 + 14 - 11 इज टू कितना हो जाएगा 7 का। ठीक है, और मजे की बात ये हुई कि इत्तेफाक से इसमें भी क्या बन रहा 7 बज गया।
तो थोड़ा सा फिगर चेंज करनी पड़ेगी मैं समझाने के लिए ना आपको। इसको हम 4 कर देता हूँ। तो क्लोजिंग पर इस कंडीशन में 6 बच रहा है और कैश कितना बच रहा है आपके पास 7। ठीक है, तो एक बार और बता दूं, कितने लोग चाहते हैं मैं कैश फ्लो फंड फ्लो एक बार और बता दूं? सर प्लीज सर, यस एक सर, बार बता दीजिए। जिससे आप जल्दी समझ जाए। चलिए यहाँ देखिए, आपकी जेब में आज 100 रुपीज 1000 का जी नोट, सर। ठीक है, जी। और आपके अकाउंट में 2000 रुपए आ गए। आपको मार्केट से 1500 का सामान लेना अभी अभी, और आपके पास एटीएम इंटरनेट कुछ नहीं है, तो क्या आप ले पाएंगे? ये आपके अकाउंट में बैलेंस, उधार उधार लेंगे सर। ये आपके पास हार्ड कैश है। आपसे 1500 रुपए कैश मांगे जा रहे हैं, आप ला पाएंगे? नहीं सर। नहीं ला पाएंगे। ये कैश फ्लो का एग्जांपल, ठीक है। अब फंड फ्लो का एग्जांपल समझिए कि आप ले आएंगे, वो आपको क्या करेगा? उधार दे देगा। आप सामान ले जाओ, 1000 रुपए अभी दे जाओ, 500 रुपए कल दे देना। कैश फ्लो में डायरेक्ट कैश में क्या प्लस माइनस हो रहा है? फंड फ्लो में अगर आपने 10 लाख की सेल कर दी, तुरंत अकाउंटेंट 10 लाख लिख लेगा, लेकिन आपका कैशियर कितना लिखेगा? कुछ नहीं। कैशियर उतना लिखेगा कि उसमें से कितना आ गया। इसीलिए कैश जो फ्लो बना रहा है उसका अलग बैलेंस हो सकता है, और जो फंड फ्लो बना रहा है उसका अलग हो सकता है। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ईयर में कैश आपका पिछले साल से कम बचे, लेकिन फंड आपका पिछले साल से ज्यादा हो जाए? ऐसा हो सकता है? हो सकता है सर। बिल्कुल हो सकता है। कैश का मतलब है कैश की प्योर डीलिंग प्लस माइनस, फंड की मतलब है ट्रेड की डीलिंग। ये जो येलो कलर से बताया है आपको, येलो कलर बता रहा है कि इतना कैश आया, और ये बता रहा है इतने की क्या हुई है? सेल हुई है। ऐसे ही यहाँ पर ये रिसीविंग हुई है, वो परचेजिंग हुई है, बाई किया आपने इतना, और इतना कैश आपका आउट है, ठीक है। Arriving at the closing balance, which will be equal to the cash shown in the second balance sheet, जहां पर सिर्फ कैश की बात हो रही है। In practice, the statement is prepared perceiving cash as a use of source of fund, and it is known as the fund flow or the cash flow statement. This should not be confused with the cash budget, which is also is referred as a cash flow statement. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम कैश बजट मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि हमें हमारी कंपनी के दरवाजे से कोई वापस ना जाए। बहुत बड़ी कंपनी है, उसके खाते में 20 लाख रुपए रखे हुए, लेकिन एक 2 लाख रुपए का पेमेंट आज नहीं हुआ। अच्छा, एक एग्जांपल और आया मेरे मन में। आपके बैंक में कभी डिपॉजिट कम होता है? मतलब कोई बोरोवर लेने आए और आप उसको दे ना पाए, ऐसा होता है कभी? हाँ होता है सर, सर, होता है सर। ये जो कैसे? होता है, ये फंड फ्लो का एग्जांपल है या कैश फ्लो का? कैश फ्लो। कैश फ्लो। आपको पैसा है लेकिन नोट नहीं है, कैश नहीं है। कैश नहीं है, आप उसे दे नहीं पा रहे, इमीडिएट चाहिए उसको, ठीक है। लेकिन कहते हैं कल आ जाना, तो कल आप मंगाते हैं, दूसरी ब्रांच से मंगाते हैं, लेकिन आपकी ब्रांच में तो कैश शॉर्ट हो गया ना, है? ठीक, चलो। प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों रिक्वायरमेंट होती है, बताओ जरा। फ्यूचर में क्या करेगा वो, कंपनी कैसे बिहेव करेगी। और फ्यूचर ये स्टेटस टर्म लोन में बताएगा। रिक्वायरमेंट होती है या सीसी में?
सीसी से वर्किंग देखो, कैपिटल सीसी में तो आपका जो प्रोजेक्ट जितने साल का होता है नॉर्मली 5 ईयर तक ले लेते हैं, कैसा चलेगा आप, ठीक है। टर्म लोन में केवल कब की ले लेते हैं, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। जैसे मान लिया आपको कोई लोन लेने आता है सितंबर में, तो आपको बैलेंस शीट वो कौन सी देगा, एक तो देगा 2020 और 21 की दे देगा, ठीक है। दूसरी देगा 20 और 21 और 22। ये जो 21 22 की देगा, ये कौन सी बैलेंस शीट देगा, प्रोजेक्टेड। सीएमए बोलते हैं मीन्स कि मेरा ट्रेड इस बार ऐसा हो सकता है। जब सीसी लिमिट बनाएगा तो कितने साल की देगा। अब यहाँ पर बैंकों के अपने अपने रूल है, कोई बैंक 3 साल की मांग लेता है, कोई बैंक 5 साल की, ठीक है। अगर एक सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है आपके पास कि पर्पज क्या है एनालिसिस करने का, तो पर्पज के लिए क्या बोलते हैं, आप उसकी फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस को एसेस कर रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर क्या प्रोजेक्शन एसेस कर रहे हैं। कोई डेंजर सिग्नल तो नहीं है, डेंजर सिग्नल तब निकालेंगे आप उसका जब आप उसके सारे क्या निकालेंगे, रेशियो, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि ये कंपनी बैंकरप्सी में जाएगी, अगर बैंकरप्सी में जाएगी तो उसे कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा, आलमार सर है 5 रेशियो टेस्ट कौन सा, आलमार सर समथिंग ऑल्टमन, ऑल्टमन जेड स्कोर पढ़ा था। उसको क्रेडिट की कितनी रिक्वायरमेंट है, उसका फंड फ्लो कैसे चलता है, क्रॉस चेकिंग। तो क्रॉस चेकिंग कैसे करेंगे, जो भी उसने स्टॉक स्टेटमेंट दे रखा है आपको, उसने बुक डेट दे रखा है, उसकी जो बैलेंस शीट है उससे सबमिटेड जो करी है उसको आप क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। रीअरेंजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज फॉर एनालिसिस। अब यहाँ पे देखो कि उसने तो बना के आपको दे दिया, बैलेंस शीट बना के दे दी, तो आपने क्या करा, उस बैलेंस शीट में लायबिलिटी को भी ऐसे तोड़ लिया और एसेट को भी ऐसे तोड़ लिया, ठीक है। ऐसे ही प्रॉफिट लॉस अकाउंट को भी आप अपने अकॉर्डिंग करके उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। ये बैलेंस प्रॉफिट लॉस का पार्ट है कि कौन कौन से उसमें खर्चे होते हैं। जब आप कोई भी बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीअरेंज करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, उनके आइटमों को इस तरह सीक्वेंस में लिख लेते हैं। जैसे इंस्टॉलमेंट जो विद इन 1 ईयर कितनी टर्म लोन की इंश्योरेंस बनेगी, इंस्टॉलमेंट बनेगी, एडवांस टैक्स तो नहीं दिया हुआ उसने, डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी, नॉन मूविंग इन्वेंट्री। तो इन पॉइंट्स को आप लोग क्या करना है, रीअरेंज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कर लेना अपने अकॉर्डिंग। टेक्निक्स, अब देखो ये 3 पॉइंट याद रखना, अगर आपसे पूछा जाएगा एनालिसिस ऑफ फंड फ्लो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, तो फंड फ्लो, ट्रेंड और रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस तो अभी आपका शुरू हुआ, चलता रहेगा, ठीक है।